सुप्रभात मित्रों, मैं विनोद सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट YouTube चैनल विज्ञान विहान पर। इस चैनल पर हम राजस्थान लैब असिस्टेंट की आंसर की अपलोड कर चुके हैं और 3 फरवरी 2019 को आयोजित की गई राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम के फिजिक्स सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। 9 प्रॉब्लम्स करके 4 वीडियोज में इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे और इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते समय हम रैपिड सिस्टम का उपयोग करेंगे। आपके पास इस परीक्षा का पेपर अवश्य होगा। यदि नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से गूगल ड्राइव लिंक पर जाकर आप उस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास लगातार ये क्वेश्चन आते रहेंगे और साथ में उनका सॉल्यूशन हम उसके बाद में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 85 से 93। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 85 यह है हमारे पास फिजिक्स का पहला प्रश्न। ये यंग द्विस्लिट प्रयोग के आधार पर पूछा गया एक प्रश्न है। इसमें एक 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरे निम्नलिखित और मध्यवर्ती उच्चिष्ट के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों, यहाँ पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 85। इस प्रॉब्लम में यंग द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों के मध्य दूरी 1 मिलीमीटर है और पर्दे से स्लिट की दूरी 1 मीटर दी हुई है। एक वर्णी प्रकाश जिससे फ्रिंज पैटर्न बनाया जाता है उसकी लैम्बडा दी हुई है जो कि 500 नैनोमीटर है। हमें ज्ञात करना है तृतीय निम्नलिखित की मुख्य उच्चिष्ट से दूरी। तो दोस्तों, nवें निम्नलिखित के लिए सूत्र उपयोग में लिया जाता है। पर्दे पर मुख्य उच्चिष्ट से उसकी दूरी x के लिए सूत्र आप उपयोग में लीजिए, वह होगा x इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद लैम्बडा अपॉन 2। यह है nवें निम्नलिखित के लिए। यदि n बराबर 3 हो तो वह तृतीय निम्नलिखित की स्थिति बताएगा। तृतीय निम्नलिखित की स्थिति ज्ञात करने के लिए x3 वुड बी इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D का मान 1 मीटर, स्मॉल d का मान 10⁻³ मीटर में होगा और 2n माइनस 1 n के स्थान पर 3 प्रतिस्थापित किया जाए तो 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 500 नैनोमीटर। तो 500 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁹ इन मीटर अपॉन 2। इसे आप सोल्व कीजिए। 10⁻³ से जब 10⁻⁹ को कैंसिल आउट किया जाए तो 10⁻�6 प्राप्त होगा। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 किया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁴। तो 25/2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, वो होगी 12.5 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁴। या आप इसे लिख सकते हैं 1.25 10⁻³ इन मीटर। अतः दिए हुए 4 ऑप्शंस में से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप समझ सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि है 1.25 मिलीमीटर। दोस्तों, अगला प्रश्न है ब्रूस्टर का नियम है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यू इज इक्वल टू 10 ऑफ IP। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 86 ब्रूस्टर का नियम है। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जब कोई किरण किसी सघन माध्यम पर आपतित होती है तो उस स्थिति में आपतन कोण ध्रुवण कोण IP इस प्रकार से होता है कि IP प्लस R का मान वो होता है 90 डिग्री। इसे ही कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। अब क्रांतिक कोण की स्थिति में यदि ये रख दिया जाए कि R इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस IP, तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ IP अपॉन साइन ऑफ R। तो साइन ऑफ IP अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस IP। तो साइन IP अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस IP का मान आप लिखेंगे कोस ऑफ IP। तो आप ये देख सकते हैं कि म्यू का मान 10 IP के बराबर प्राप्त हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन
बी म्यू इज इक्वल टू 10 ऑफ IP। अगला प्रश्न संख्या 87। एकल छिद्र फ्राउनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्नलिखित, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूर होंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 87। इस प्रॉब्लम में फ्राउनहोफर विवर्तन के दौरान यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो पूछा गया है कि निकटवर्ती निम्नलिखितों की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, निकटवर्ती निम्नलिखितों की स्थिति का मतलब यह है कि उन निम्नलिखितों के मध्य दूरी का मान अर्थात फ्रिंज विड्थ का मान निकटवर्ती निम्नलिखितों की स्थिति ज्ञात करने के लिए सूत्र x इज इक्वल टू n लैम्ब्डा कैपिटल D अपॉन A उपयोग में लिया जाता है। A यहां छिद्र की चौड़ाई है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि दो निम्नलिखितों के मध्य दूरी का मान डेल्टा x इज इक्वल टू होगा लैम्ब्डा कैपिटल D अपॉन A। अब डेल्टा x का मान अर्थात दोनों निम्नलिखितों के मध्य दूरी का मान वह समानुपाती होगा 1 अपॉन A के। अर्थात यदि स्लिट की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्नलिखितों के मध्य दूरी में वृद्धि होगी। अतः आप देख सकते हैं कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि निकटवर्ती निम्नलिखित दूर होंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 88। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 88। इस प्रश्न में पूछा गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। अब यदि बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य के बारे में गणना करनी हो तो n इज इक्वल टू 2 में किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन गिरता है तो बामर श्रेणी बनती है। तो n इज इक्वल टू 3 से जब कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 ऊर्जा स्तर में गिरेगा तो इससे हमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा मिलेगी। तो देखिए, इस विकिरण के लिए आप जब गणना करेंगे इस संक्रमण के लिए, यदि तरंग संख्या 1 अपॉन लैम्ब्डा का मान ज्ञात किया जाए तो रिडबर्ग नियतांक मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर से ज्ञात किया जाएगा। अब यदि हमें तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना है तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन r मल्टीप्लाई विद, अब इस संपूर्ण गणना करने के बाद जो मान हमें प्राप्त होता है 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। तो आप देख सकते हैं ये मान हमें प्राप्त होगा 5 अपॉन 36। तो इस मान को उलट दीजिए 36 अपॉन 5। 36 अपॉन 5 का लगभग मान यदि ज्ञात किया जाए तो वह हमें 7 प्राप्त होगा और 1 अपॉन r का मान 912 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ गणना में ये दोनों मान प्रतिस्थापित कर दिए जाएं, 912 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई विद 7, तो आप यहाँ 4863 एंगस्ट्रॉम ये मान प्राप्त करेंगे। चारों मान में से निकटतम मान आप सेलेक्ट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6557 एंगस्ट्रॉम। प्रश्न संख्या 89। जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में होती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 गुना। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर की त्रिज्या का मान उसकी मूल ऊर्जा स्तर की तुलना में होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में nवें ऊर्जा स्तर की त्रिज्या का सूत्र Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई विद n स्क्वायर अपॉन z प्राप्त होता है। अब यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही बात की जाए तो z का मान यह रखा जाएगा, वो होगा 1। तब Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा, अर्थात nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा n स्क्वायर के समानुपाती होगी। प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर की त्रिज्या का मान ज्ञात करना है तो n इज इक्वल टू रखना होगा 2 और मूल ऊर्जा स्तर के लिए n का मान होता है वो होता है 1। तो R2
अपॉन R1 का मान यदि ज्ञात किया जाए तो वह हमें प्राप्त होगा 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर अर्थात 4। तो प्रश्न के अनुसार आप ये देख सकते हैं प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर की त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में है। तो आप यहां से ये उत्तर प्राप्त कर सकते हैं R2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद R1। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात 4 गुना। अगला प्रश्न संख्या 90। हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहले उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 90। इस प्रॉब्लम में पूछा गया है हाइड्रोजन को अपनी निम्नतम अवस्था से अपनी पहले उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो nवें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का मान En इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब चूंकि हाइड्रोजन है अतः जेड का मान 1 होगा। तो प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 का मान हमें प्राप्त होगा वो होगा -13.6 1 अपॉन 2 स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 का मान हमें प्राप्त होगा वो होगा -13.6 1 अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतर हमें ज्ञात करना है। जो ऊर्जा आवश्यक होगी उसे मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर तक ले जाने के लिए। अतः डेल्टा E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 1 अपॉन 2 स्क्वायर -1 अपॉन 1। इसे जब आगे गणना की जाएगी तो -13.6 मल्टीप्लाई विद -3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न संख्या 91। ड्यूटेरियम नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान डेल्टा mc स्क्वायर इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी के सूत्र से आप सीधे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 91। इस प्रॉब्लम में ड्यूटेरियम की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान दिया हुआ है। ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है। हाइड्रोजन में जहां नाभिक में मात्र एक प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन होता है। अतः प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान जो दिया हुआ है वह है 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः इसके नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा का मान यदि ज्ञात किया जाए तो वो होगा कुल संख्या 2 को इस प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा से गुणा करने पर प्राप्त मान। इस नाभिक के द्रव्यमान क्षति का मान जो हमें ज्ञात करना है वह डेल्टा mc स्क्वायर प्राप्त होगा। वह इस ऊर्जा के बराबर होगा। परंतु डेल्टा mc स्क्वायर की ऊर्जा यहां पर जो हमें जूल में प्राप्त होती है उसके स्थान पर आप सूत्र उपयोग में ले सकते हैं। डेल्टा m मात्रक है एटॉमिक मास यूनिट गुणा किया जाए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तब इस सूत्र का उपयोग करें और डेल्टा m अर्थात द्रव्यमान क्षति का मान हमें ज्ञात करना हो और वह हो एटॉमिक यूनिट के रूप में। तो यहां पर हमारे लिए सूत्र बन जाएगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई विद 1.115 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कैंसिल हो चुका है, डिवाइड इट विद 931। जब आप इसे आगे सोल्व करेंगे हल प्राप्त होगा वो होगा ऑप्शन बी जो कि है 0.0024 U। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 0.0024 यूनिट्स।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 92, इसमें बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। कहां से उत्पन्न होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम जानते हैं बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन और धनात्मक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार के कण उत्पन्न होते हैं, परंतु बीटा रेडिएशन सदैव नाभिक से ही उत्पन्न होता है। इसलिए जो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन ए तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणु के आंतरिक कक्षों से उत्पन्न नहीं होते हैं। ऑप्शन बी, नाभिक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन से नाभिक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होता है, अतः ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी, नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से, बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन के क्षय से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, साथ ही प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं, अतः बीटा रेडिएशन के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये। प्रश्न संख्या 93, जब लिथियम 7 को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, टकराने वाला कण है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 93, इस प्रॉब्लम में लिथियम 7 से जब कोई कण आकर टकराता है तो 2 हीलियम नाभिक प्राप्त होते हैं, अर्थात 2 अल्फा कण प्राप्त होते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। हमें यह ज्ञात करना है कि यह अज्ञात कण x क्या है। x के लिए यदि चिन्ह इस प्रकार से उपयोग में लिया जाए, m n यहाँ न्यूक्लियॉन्स की संख्या होगी, तो आप ये देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर 7 + n का मान हमें प्राप्त होगा, वह हमें प्राप्त होगा 2 × 4, अर्थात n का मान 1 है अवश्य। आगे यदि आवेश संरक्षण के नियम का उपयोग किया जाए तो 3 + m का मान हमें प्राप्त होगा, वो हो जाएगा 2 × 2, अर्थात m का मान हमें प्राप्त होगा, वह भी प्राप्त होगा 1। अब आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार का कण ऐसा होगा जिसके लिए दोनों संख्याएं 1 1 है। तो आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन नाभिक अर्थात प्रोटॉन ऐसा कण है जिसके लिए आवेश भी एकांक है और द्रव्यमान संख्या भी एकांक है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन। दोस्तों आशा करता हूं आज के इस वीडियो में डिस्कस किए गए इन वेरियस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप ठीक से समझ पाए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दीज सॉल्यूशंस प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि लैब असिस्टेंट एग्जाम तो हो चुका है और आगे इससे भी और अधिक सफलता की आशा करते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can download this paper from the Google Drive link given in the description below. If you like this video, please share it with your friends. For latest updates, please subscribe this channel. Don't forget to tap on the bell icon so that you can get notifications. Thank you.